जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकेंड ईयर। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 19 लेज़र। लेज़र एब्रीवेशन है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय stimulated emission of radiation। जैसा कि बेटा नाम से जाहिर है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की स्टिमुलेटेड इमिशन से जो लाइट की एम्प्लीफिकेशन है, इसको आप क्या कहते हैं? लेज़र कहा जाता है। और फर्स्ट लेज़र वर fabricated by T.H. Mammon in 1960। 1960 में T.H. मैमन ने फर्स्ट लेज़र जो है वो फैब्रिकेट की। अगर हम बेटा यहाँ से बात करते हैं कि लेज़र जो है ये बेसिकली इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है या फिर आगे टाइप्स हैं लेज़र की, तो किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर जब आप फोटॉन्स को जब एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, इंड्यूस्ड ऑब्जर्प्शन क्या होता है कि किसी भी न्यूक्लियस को एनर्जी जब प्रोवाइड की जाती है तो बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में मौजूद है तो यहाँ से इसको हायर एनर्जी स्टेट में मूव करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन रिक्वायर्ड होती है। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन इसको रिक्वायर्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाता है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, एनर्जी इसने क्या की? अब्जॉर्ब की। तो ये आपके पास होता है इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन। क्या क्या होता है? इंड्यूस्ड कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को, तो ये आपके पास क्या होती है? इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन, जो कि अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है। या दूसरे अल्फाज में आप इसको क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस अब्जॉर्प्शन होता है। और इसके साथ क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस इमिशन। अब क्या होगा? ये स्पॉन्टेनियस अब्जॉर्प्शन है और स्पॉन्टेनियस इमिशन। अगर यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से लोअर एनर्जी लेवल में, अगर इसको अगर आप यहाँ पे डिनोट करें तो इसको कुछ यूं आप लिख सकते हैं, ये एनर्जी स्टेट्स हैं। ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, ये E1 इसको कह दें, इसको आप E2 कह दें, इसको आप E3 कह दें। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में क्या करता है? मूव करता है। तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करता है? ये अब्जॉर्व करता है, जिसको आप क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन जो प्रोवाइड की जाती है। और इस टाइम पे इसके लिए आप क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस अब्जॉर्प्शन।
और यही अगर इलेक्ट्रॉन जो है कुछ टाइम के बाद, ये आगे हम देखेंगे, ये टाइम आपके पास हायर स्टेट में तकरीबन 10 की पावर -8, 10 की पावर -7 से 10 की पावर -8 सेकंड तक का इसका जो लाइफ टाइम होता है, वो इतने टाइम तक जो है ना वो यहाँ पे स्टे करता है। फिर उसके बाद जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लोअर एनर्जी स्टेट में आता है। तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जब आएगा, तो ये जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से इसने अब्जॉर्ब की थी, ये आपके पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन आपके पास क्या करता है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी इतनी को यहाँ से रेडिएट करता है। और ये बेसिकली आपके पास क्या होती है, इमिशन, ये आपके पास होती है स्पॉन्टेनियस अब्जॉर्प्शन थी। तो जब ये रेडिएट करेगा तो उस टाइम के लिए आपके पास को क्या लिख सकते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन कहा जाता है। ये स्पॉन्टेनियस अब्जॉर्प्शन था, तो ये स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है। तो इसके अगर आप डायग्राम बनाएं तो इसके लिए आप यूं कह सकते हैं कि ये कोई भी एक उनका स्ट्रक्चर है, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है, तो यहाँ से ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स क्या करती है, रेडिएट होती है। तो इस फोटॉन को, एनर्जी को, इसको आप क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन कहा जाता है। स्पॉन्टेनियस इमिशन आपके पास है। अच्छा, अगर हम इस तरह करें कि कंटिन्यूसली इसको स्पॉन्टेनियस अब्जॉर्प्शन के लिए कंटिन्यूसली एनर्जी यहाँ से प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और यहाँ पे आकर के क्या हो कि ऐसे आपके पास कंटिन्यूसली एनर्जी जो है ना वो रेडिएट होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स की फॉर्म में एनर्जी रेडिएट हो रही है, तो इसको आप क्या कहते हैं, स्टिमुलेटेड इमिशन कहा जाता है। तो स्पॉन्टेनियस अब्जॉर्प्शन है, स्पॉन्टेनियस इमिशन है, और स्टिमुलेटेड इमिशन होता है। इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन क्या है, वन ऑफ पॉसिबल मेथड ऑफ एक्साइटिंग द एटम टू सेंड फोटॉन्स हुज एनर्जी इज इक्वल टू द एक्साइटेड एनर्जी, देन एक्साइटेड एनर्जी डेल्टा E इज डिफरेंस बिटवीन द टू पॉसिबल स्टेट्स, E1, E2 या E2 और E3 की अगर हम बात कर रहे हैं, उसमें कितनी पॉसिबल स्टेट्स में एनर्जी आपके पास जो है ना वो मूव करके ऊपर जा रहा है, वो डेल्टा E जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट गेन करता है, उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ से जब वापस आएगा तो उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी को रेडिएट कर रहा होता है। स्पॉन्टेनियस इमिशन में क्या होता है, द एक्साइटेड एटम वेट फॉर ब्रीफ 10 रेज की पावर 8 सेकंड। तो ये एटम जो यहाँ लोअर स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में गया था, ये 10 रेज की पावर -8 सेकंड तक इतना टाइम जो है ना ये यहाँ पे वेट करता है, या वो ये आप कह सकते हैं कि लाइफ सेकंड इसका टाइम इतना होता है। इतने टाइम के बाद ये एटम यहाँ हायर एनर्जी स्टेट में नहीं रुकता, बल्कि यहाँ से डाउनवर्ड दोबारा लोअर एनर्जी स्टेट में आता है। जब यहाँ से ये लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स क्या करता है, इमिट करता है, एंड स्पॉन्टेनियसली ड्रॉप बैक टू इट्स लोएस्ट एनर्जी रेट इमिटेड द लाइट ऑफ फोटॉन ऑफ एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल टू डेल्टा E। तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से इसने अब्जॉर्व की थी, डेल्टा E कौन सी एनर्जी स्टेट के लिए आप ले रहे हैं, E3 - E2 है, या डेल्टा E इज़ इक्वल टू आप कर ये E1 - E2, तो जो भी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट जो भी आप उसके ले रहे हैं, तो यहाँ हम अगर E3 के लिहाज से ले रहे हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अगर E1 से E3 में जा रहा है तो उसके लिए आप लिखेंगे E3 - E1। तो ये डेल्टा E जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्व करता है उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन यहाँ पे क्या कर रहा है, रेडिएट करता है। फिर स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है, द फोटॉन ऑफ एनर्जी डेल्टा E इंसिडेंट ऑन एन एटम इन विच ऑलरेडी एक्साइटेड, अगर ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है और एनर्जी आप प्रोवाइड करते हैं, एट एक्साइटेशन एनर्जी बीइंग इक्वल टू एनर्जी डेल्टा E ऑफ द फोटॉन। इसकी एक्साइटेड एनर्जी उतनी ही होगी जितनी कि फोटॉन की एनर्जी ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुका था, क्योंकि एक एनर्जी लेवल में रहने के लिए एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसको आगे जाके आप कैलकुलेट करेंगे कि E1 है, E2 है, जो भी एटम है उसकी एक
कांस्टेंट एनर्जी स्टेट्स की वैल्यू होती है कि यहाँ पे रहने के लिए, यहाँ पे रहने के लिए इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो वो उस स्टेट में रहने के लिए उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए होनी चाहिए। द फोटॉन कैन स्टिमुलेट द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन टू फॉल बैक टू द लोएस्ट एनर्जी स्टेट इंस्टेड ऑफ द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वेट 10⁸ फॉर इट्स स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो ये स्टिमुलेट द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन टू फॉल बैक टू इट्स द लोएस्ट एनर्जी स्टेट। लोएस्ट एनर्जी स्टेट इसकी कौन सी है, यहाँ पे अगर आप देखें तो E2 है, तो E3 से E2 में जब वापस आता है तो ये कंटिन्यूसली, इसको आप क्या कहते हैं, दिस ट्रांजिशन कैन बी टेक प्लेस मच सोनर देन 10⁻⁻8 सेकेंड। इतने टाइम के लिए जो है ना वो एनर्जी जो है ना इसकी वो वापस आता टाइम 10⁻⁸ सेकेंड में। इन दिस प्रोसेस अ फोटॉन ऑफ एनर्जी डेल्टा E इज इमिटेड एंड वी already have the incident photon of same energy because now it is not absorbed। तो यहाँ से अब absorb नहीं थी, फिर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो थी वो रेडिएट करेगा, और इसके लिए डायग्राम अलग अलग करें। लेट कंसिडर द सिंपल केस ऑफ मटेरियल हुज एटम कैन रिसाइड इन द डिफरेंट स्टेट्स, स्टेट E1 विच इज़ ग्राउंड स्टेट एंड E2 E3। यहाँ से उसने जो ग्राउंड स्टेट के लिए लिया है उसको ग्राउंड स्टेट ले रहा है, ये E1 आपके पास ये अगर है ग्राउंड स्टेट, तो इसके लिए ये E1 E2 E3 जितने एनर्जी शेल्स होंगे उतनी उसकी एनर्जी स्टेट्स में उसको नेट करता है, और इस तरह का ये आपके पास लेज़र जो होती है ना वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती रहती है। और एक यहाँ पे टेक्नोलॉजी है पॉपुलेशन इन्वर्जन। लेज़र की टर्मिनोलॉजी में पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड पंपिंग, ऑप्टिकल पंपिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं कि लेज़र की प्रोडक्शन अगर करनी है तो उसके लिए ऑप्टिकल पंपिंग एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है ना, ये इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन बेटा कहते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट इंसिडेंट फोटॉन एनर्जी HF, फोटॉन की जो भी एनर्जी इज इक्वल टू HF है, इज इक्वल टू E3 माइनस E2, या आप कह सकते हैं E1 माइनस E3, जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी का डिफरेंस होगा। डेल्टा E आपके पास है HF इज इक्वल टू E1 माइनस E3 करें कि E3 आपके पास था, ये अपोजिट डायरेक्शन में जब जा रहा है तो उसके लिए जब वापस आएगा तो ये आपके पास क्या हो जाता है E3 माइनस E1। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है यहाँ से ये HF फोटॉन की अमाउंट ऑफ एनर्जी इतनी रिक्वायर्ड होती है। तो बट द एक्साइटेड एटम डू नॉट डिके बैक टू E1। अगर इसकी डायग्राम के लिए हम बात करें, E1 यूं बेशक कर लें, ये E2 एंड E3, एक इलेक्ट्रॉन है, ये लोअर एनर्जी स्टेट यहाँ से ये जंप करके हायर एनर्जी स्टेट में यहाँ पे चले जाता है। यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने अब्जॉर्ब की, स्पॉन्टेनियस अब्जॉर्प्शन हुई, अब्जॉर्प्शन के बाद ये क्या होता है कि डायरेक्टली आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है ये हायर एनर्जी स्टेट E3 में चला जाता है। इसी तरह कंटिन्यूसली अगर आप प्रोवाइड करते जा रहे हैं तो ये यहाँ पे इस तरह करके इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हायर एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं। अब यहाँ जो E2 को क्रॉस करके E3 में पहुंचे, E3 में इसके रहने का टाइम जो है, लाइफ टाइम वो बहुत कम है, तो इसके लिए ये क्या करते हैं -7 to -8 सेकेंड। यहाँ अब ये स्टॉप नहीं करते, यहाँ रुकते नहीं हैं, तो यहाँ से दोबारा वापस, क्योंकि अगर लेज़र की प्रोडक्शन होती है तो फोटॉन की इमिशन लाजमी होती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, एनर्जी स्टेट आपके पास कौन सी है E2 में आएगा। सेकेंडली एक और सेकेंड आपके पास इलेक्ट्रॉन भी E2 में आएगा,
फिर थर्ड। अब इस तरह नहीं होता कि यही सेम इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस E1 जो है ना E1 में आ जाए। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एज इट इज़ E1, यही इलेक्ट्रॉन सेम इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से E1 से E3 में डायरेक्ट जो है ना वो मूव करके गया और यहाँ से फिर वापस E2 में आता है। E2 से अब ये एज इट इज़ नहीं कि सेम वही इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यहाँ पे जो है ना वो डाउनवर्ड वही इलेक्ट्रॉन है, तो उसका कोई भी अल्टरनेट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी वैकेंसी को पूरी करने के लिए इस एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो यहाँ से फिर वापस आते हैं, डाउनवर्ड मूव करते हैं। तो इसके लिए जब डाउनवर्ड मूव करेंगे ये इलेक्ट्रॉन, कोई भी अल्टरनेट है, मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि ये इसके कोई भी अल्टरनेट भी हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है जो यहाँ से डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो ये आपके पास जो स्टेट होती है ये मेटा स्टेबल स्टेट, ये बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पे इसके पास है 10⁻³ सेकंड तक तकरीबन, तो इसमें भी, तो इसको आप कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। और इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन, यहां से एनर्जी प्रोवाइड की थी आपने, ये इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन और या यहां से जो एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि आप एनर्जीज को दे रहे हैं तो ये इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन है, और जो एनर्जी आप प्रोवाइड करते हैं ये इसमें अब्जॉर्ब हो रही है, तो इसको आप ऑप्टिकल पंपिंग भी कहते हैं। ऑप्टिकल क्योंकि मेन पॉइंट ही आपके पास लेजर की प्रोडक्शन का ये है, ऑप्टिकल पंपिंग, या एनर्जी जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर यहाँ से एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं होती, या इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में नहीं जाता, या हायर स्टेट से लोअर नहीं आएगा, तो लेज़र की प्रोडक्शन ही नहीं होती। तो इसके लिए ये ऑप्टिकल पंपिंग एनर्जी जो प्रोवाइड की जाती है ये, और फिर वापस जब आते हैं तो ये एनर्जी जो प्रोवाइड की थी आपके पास बेसिकली क्या होता है, ऑप्टिकल एम्पलीफाइड हो जाती है। ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो इसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर जितने भी नंबर ऑफ एक और कोई और अगर एक डाउनवर्ड आर यहाँ से कोई और एक यहाँ पे आ रहा है, तो उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि ये इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन जो होता है वो यहाँ से रेडिएशन, और ये आपके पास ऑप्टिकल एम्पलीफाइड हो जाए। और यही बेसिकली जो होता है ये आपके पास जो है ना वो लेज़र होते हैं जो यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, लेज़र एक्शन है। और इसी को मैं इसको रीड कर रहा हूँ, आप ज़रा देख रहे हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है कि लेट अस अज्यूम दैट इंसिडेंट फोटॉन्स एनर्जी HF E1 माइनस E3 इन दोनों में एनर्जी स्टेट्स में जो है रेज द एटम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट E1 टू द एक्साइटेड स्टेट E3 बट एक्साइटेड एटम डू नॉट डिके बैक टू E1। Thus, the only alternate for the atom in the excited state E3 is to decay the spontaneously to state E2। तो इसका कोई भी अल्टरनेट इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करता है, कोई भी यहाँ से ये लाजमी नहीं है कि यही वाला इलेक्ट्रॉन हो, कोई और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है और मेटा स्टेबल स्टेट में आता है। This eventually leads to situation that the state E2 कंटेन मोर एटम देन स्टेट E3। तो इस तरह फिर क्या होता है कि E3 की कंपेयर आपके पास E2 में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। दिस सिचुएशन इज़ नोन एज द पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो यहाँ से आपके पास जब डाउनवर्ड फिर मूव करेंगे E1 स्टेट में आपके पास यहाँ से आएंगे तो ये आपके पास ऑप्टिकल एम्पलीफाइड ऑप्टिकल या लेज़र जो है ना वो प्रोड्यूस करता है। लेज़र एक्शन है
Once the population inversion has been reached, the lasing action of laser is simple to achieve. जब आपके पास एक इतनी अमाउंट तक जो है ना वो एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट कर रहा है फोटॉन की फॉर्म में, तो एक बार जब उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को रीच करता है कि लेज़र की प्रोडक्शन के लिए जब एक बार उस एनर्जी लेवल को रीच कर लेता है तो फिर आपके पास लेज़र सिंपल लेज़र अचीव हो जाती है. The atom in the metastable state E2 are bombarded by the photons of energy E2 minus E1 result in a induced emission giving an intense coherent beam the direction of the incident photon. इंसिडेंट फोटॉन की डायरेक्शन में आपके पास एक कोहेरेंट, ये अब आपके पास जो भी अमाउंट ये जो लेज़र जो फोटॉन्स एनर्जी जो बीम जा रही होती है तो ये कोहेरेंट लाइट की एनर्जी आपके पास सेम की होती है, सेम फेज और सेम फेज सेम एनर्जी की लेवल की सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं. द इमिटेड फोटॉन्स मस्ट बी कन्फाइड द असेंबली लॉन्ग इनफ टू स्टिमुलेट फर्दर इमिशन फॉर अदर एक्साइटेड एटम. फिर इसके साथ ये डायग्राम के ऊपर है कि दिस अचीव टू द यूजिंग द मिरर हैज़ द टू एंड्स ऑफ द असेंबली एंड टू मेड टू द टोटली रिफ्लेक्टिंग एंड अदर इज द, इसको फिर आप लाइट रेज है तो आप उसको जो है ना वो रिफ्लेक्टिंग करके उसको अलॉन्ग द डायरेक्शन जो है ना उसको एक किसी भी वे में आप मूव करवा सकते हैं. ये पंपिंग एनर्जी है अलॉन्ग किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन अगर आप उसके लिए आप क्या करते हैं मिरर लगाते हैं तो रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन के ज़रिए आप लेज़र की फिर एक लाइट को जो है अलॉन्ग द डायरेक्शन जो है ना, जिस तरह लाइट ऑफ वन वेव लेंथ ट्रैवलिंग आउट ऑफ द स्टेप और लाइट ऑफ द वन वेव लेंथ ट्रैवलिंग इन स्टेप के लिए है या आउट ऑफ स्टेप के लिए जा रही है. हीलियम नियॉन, इसके बाद हीलियम नियॉन लेज़र है. इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लेज़र यूज इन द फिजिक्स लेबॉर्ट्री. It's discharge the tube to fill with 85% helium and 15% neon gas. ट्यूब लाइट है और इस ट्यूब लाइट में क्या किया जाता है, ये टू गैसेस हैं हीलियम और नियॉन. 85% हीलियम और 15% नियॉन गैस जो है ना उसको फिल किया जाता है. द नियॉन इज़ द लेजिंग और एक्टिव हीलियम इन दिस ट्यूब. बाय चांस helium and neon have the nearly identical metastable states respectively located at the 20.61 electron volt energy state of this laser population inversion in neon is achieved by direct collision with same energy electrons of the helium atom. और इसके साथ फिर uses of laser हैं, ये आपके पास लेज़र की प्रोडक्शन और नियॉन गैस के लिए लेज़र बता दिए, हीलियम नियॉन लेज़र है. और यूजेस सर्जिकल टूल, इसको सर्जिकल टूल में यूज़ किया जाता है. डिस्ट्रॉय टिश्यूज़, अगर कोई भी टिश्यूज़ ऐसे हैं जो कि हार्मफुल हैं या कोई भी ऐसे सेल्स जो होते हैं डैमेज तो उसको सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हाई लेज़र उसके ऊपर फॉल करवाई जाती है जिससे वो डेड हो जाते हैं या आप कहते हैं उसको डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. लेज़र बीम आर यूज्ड एज अ सर्जिकल टूल फॉर वेल्डिंग डिटैच्ड रिटेन और destroy tissues. The narrow intense beam of laser can be used to destroy the tissue in the particular area. Tiny organ with the living cells have been destroyed by using the laser to study how the absence of original affect the behavior of cell. To diagnose disease, कोई भी डिजीज़ है बीमारी है उसको डायग्नोस करने के लिए हीलियम नियॉन बीम ऑफ लेज़र इज़ यूज टू डायग्नोस द डिजीज़ ऑफ आई.
आई की जो भी डिजीज़ होती हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए, देखने के लिए आप जो है ना ये लेज़र को यूज़ करते हैं। कैंसर क्यूरिंग, सबसे ज़्यादा जिसका यूज़ किया जा रहा है लेज़र का, कैंसर क्यूरिंग, कैंसर के जो सेल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए लेज़र यूज़ की जाती है। और सील ऑफ द कैपिलरीज, द हीट ऑफ द लेज़र seals of capillaries and lymph vessels to prevent the spread of the disease को आगे स्प्रेड करने के लिए, जैसे कि ये कैंसर के सेल्स होते हैं वो आगे ताकि जो है ना वो एक वेन से या एक सेल से जो है ना वो वेन से आगे ना चलते चले जाएं या कैपिलरीज में आगे ट्रैवल मूव ना करते चले जाएं, तो उसको वहाँ स्टॉप करने के लिए सील किए जाते हैं। ये भी मेडिकल में आ जाता है। और वेल्डिंग एंड ड्रिलिंग, वेल्डिंग एंड ड्रिलिंग, वेल्डिंग और ड्रिलिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और इसके साथ है लाइनिंग ऑफ द इक्विपमेंट, प्रिसाइज स्टेननेस ऑफ लेज़र बीम इज़ आल्सो यूजफुल फॉर द सर्वेयर ऑफ लाइनिंग ऑफ द इक्विपमेंट। किसी भी इक्विपमेंट को लाइन अप करने के लिए, उसकी स्टेट लाइन को, इसमें जो एरर है उसको ठीक करने के लिए, स्टैंडर्ड प्रिसाइज करने के लिए जो है ना वो आप यूज़ करते हैं लाइनिंग ऑफ इक्विपमेंट। और फ्यूजन रिएक्शंस इन पोटेंशियल एनर्जी सोर्स ऑफ द इंसिडेंट फ्यूजन रिएक्शंस, लेज़र फ्यूजन रिएक्शन में यूज़ की जाती है। टेलीकम्युनिकेशन, इट कैन बी यूज फॉर द टेलीकम्युनिकेशन इन ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल फाइबर जो होती है उसमें लेज़र लाइट यूज़ की जाती है। एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को डाटा जो है, इंफॉर्मेशन जो है उसको इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेज रेडिएशन में कन्वर्ट करके, सिग्नल में कन्वर्ट करके फिर आगे ट्रैवल किया जाता है। तो टेलीकम्युनिकेशन में लेज़र यूज़ की जाती है। होलोग्राफी, होल पिक्चर लेज़र बीम कैन बी यूज टू जनरेट द 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ प्रोसेस कॉल्ड द होलोग्राफी। होलोग्राफी के लेज़र यूज़ की जाती है, ये जो 3D पिक्चर बनाई जाती है, तो 3D पिक्चर में होलोग्राफी इसको कहा जाता है। और टू रीड बार कोड्स, बार कोड को, ये जो भी स्टोर वगैरह, जनरल स्टोर वगैरह होते हैं, वहाँ से अगर अशिया की जो कीमत लिखी होती है तो उन बार कोड को रीड करने के लिए एक लेज़र स्कैनर लगा होता है जिसके आप सामने करते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो ये इसके यूजेस हैं। लेज़र टॉपिक ऑनलाइन क्लास में वैसे जो है ना मैंने आपको पढ़ा भी दिया था, लेकिन दोबारा इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू, या किस तरह पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है, ऑप्टिकल पंपिंग क्या होती है, लेज़र की बेसिक प्रोडक्शन कैसे होती है, और आगे फिर यूज़ कहाँ होते हैं, ये आज के लेक्चर में बता दिया। तो तमाम बच्चे इसको अपनी नीट कॉपी के ऊपर लिख के और ये वापस ग्रुप में भेजा करें ताकि तमाम बच्चों की जो है ना वो अटेंडेंस लगाई जाए। थैंक यू।